हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। दोस्तों अगर आपको इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक कार को चुनना है और ये बताना हो कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है, तो आप अपनी बेट किस पे लगाएंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहता हूं, जैसे कि ये जो गाड़ी नंबर 43 है, इसका जो इंजन है वो मोर पावरफुल है, और ऑब्वियसली जो गाड़ी नंबर 14 है, इसका जो इंजन है वो लेस पावरफुल है, राइट। और दोनों ड्राइवर्स जो है वो, इन दोनों ड्राइवर्स की जो स्किल्स है वो सेम है, स्किल्स दोनों की बराबर है, इन दोनों की जो स्किल्स हैं वो बराबर है, और जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। तो आप अपना पैसा इन दोनों में से किस गाड़ी पे लगाएंगे। बहुत ऑब्वियस है, सभी लोग गाड़ी नंबर 43 को ही चुनेंगे, पर ऐसा क्यों? बिकॉज हमें ये पता है कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल होने से एडवांटेज क्या होगा? ज्यादा पावरफुल इंजन होने से एडवांटेज ये होगा कि ये जो गाड़ी है वो पेट्रोल का इस्तेमाल करके मैकेनिकल फोर्स ज़्यादा जनरेट कर पाएगी, यानी जो इसके टायर्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से घूमेंगे और ये जो गाड़ी है वो ज़्यादा स्पीड से चल पाएगी। हमने क्या जाना? हमने ये जाना ज़्यादा पावर का मतलब होता है ज़्यादा वर्क, मतलब जिस भी सिस्टम के पास ज़्यादा पावर होगी वो उतना ज़्यादा काम कर पाएगा सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। तो पावर के हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो पावर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? पावर इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ मच वर्क कैन बी डन इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। किसी भी चीज की पावर से हमें ये पता चलता है कि कितना काम किया गया है किसी निश्चित समय के दौरान। उदाहरण के लिए अगर आपको बोला जाए कि आपके पास दो हीटर हैं, एक है हमारे पास 60 वॉट का हीटर और एक है हमारे पास 100 वॉट का हीटर, ठीक है। और दोनों आपने क्या करे हैं? दोनों आपने पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए हैं, राइट। और अगर आप दोनों हीटर को 10 सेकंड तक के लिए चलाएं तो इन दोनों हीटर में से कौन पानी को ज्यादा गर्म कर पाएगा? ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों का जवाब सही होगा, 100 वॉट का जो हीटर है वो ज्यादा पानी को गर्म कर पाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज 100 वॉट का जो हीटर है सेम अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा वर्क कर पा रहा है। ज्यादा वर्क का क्या मतलब है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ज्यादा ट्रांसफर कर पाएगा एज कंपेयर टू दिस 60 वॉट हीटर। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जिस भी डिवाइस की पावर ज्यादा होगी उसका मतलब ये है कि वो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा वर्क कर पाता है। पावर को अगर हम दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि पावर इज द टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी, यानी कोई भी एलिमेंट जिस रेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है, इसको हम लोग पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर को नापने की जो यूनिट है वो क्या है? पावर को नापने की यूनिट हमेशा वॉट्स होती है, तो पावर को नापने के लिए हम वॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। पावर का सिंपल सा फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम, यानी एक स्पेसिफाइड अमाउंट में कितना वर्क हुआ, इसी को हम लोग पावर से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग 1 वॉट पावर की बात करें तो 1 वॉट पावर का मतलब क्या हुआ? अगर आप लोग 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल वर्क करते हैं तो इसे हम लोग 1 वॉट पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन हुआ पावर का कि पावर क्या है? पावर इंडिकेशन होता है कि कितना काम किया गया है एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम में। जिस डिवाइस की पावर ज़्यादा होगी उसका मतलब क्या है? कि वो डिवाइस एनर्जी को ज़्यादा रेट से कन्वर्ट कर सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। चलिए, अब अगर हम लोग पावर की बात करते हैं तो कोई भी एलिमेंट आइदर पावर को डिलीवर कर सकता है या फिर वो पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास ये फ़ोन है और जैसे ही आप इस फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो क्या होता है? जैसे ही हम इस फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएंगे ऑब्वियसली ये फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में फ़ोन की जो बैटरी है, फ़ोन की बैटरी पावर को क्या कर रही है? फ़ोन की बैटरी पावर को एब्सॉर्ब कर रही है, राइट। और जब आप अपने फ़ोन को चार्जिंग से हटा देंगे तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में फ़ोन की वर्किंग के लिए, फ़ोन की नॉर्मल वर्किंग के लिए, जैसे फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले है या अदर सेंसर्स लगे हुए हैं और जो एप्लीकेशंस हैं, इन सभी चीज़ों की वर्किंग के लिए बैटरी क्या करेगी? उस कंडीशन में पावर को डिलीवर करेगी। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट वो क्या होगा? आइदर पावर को डिलीवर कर रहा होगा या फिर पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन वो किस तरह का एलिमेंट है। तो बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो बैटरी क्या करती है? बैटरी पावर को, जब बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं तो पावर को एब्जॉर्ब भी करती है, और जब हम चार्जिंग नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मल अपने फ़ोन को यूसेज कर रहे होते हैं, तो वही बैटरी पावर में डिलीवर भी करती है। पर इस चीज़ का पता कैसे लगाया जाए कि किसी सर्किट में कोई एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर पावर डिलीवर कर रहा है?
इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए जो कि है पैसिव साइन कन्वेंशन। पैसिव साइन कन्वेंशन क्या चीज़ होती है? पैसिव साइन कन्वेंशन की मदद से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं किसी सर्किट में कोई एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर वो पावर को डिलीवर कर रहा है। दोस्तों, पावर की कैलकुलेशन करते वक्त हमें वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी का, इन दोनों की जो पोलैरिटी है इसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं तो करंट हम हमेशा क्या दिखाते हैं? करंट हम हमेशा ऐसा मार्क करते हैं कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के किस तरफ जा रहा है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल कन्वेंशन है करंट की डायरेक्शन को मार्क करने की। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा होता है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता है तो वह एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? इसको हम लोग दर्शाते हैं P = VI से। फिर जो पावर कैलकुलेट की जाती है वो वोल्टेज इंटू करंट के मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, जबकि अगर किसी एलिमेंट में जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है तो इस कंडीशन का मतलब क्या है? इस कंडीशन का मतलब है कि वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट पावर को डिलीवर कर रहा है। या फिर इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में ऐसा भी कह सकते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो नेगेटिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। नेगेटिव पावर एब्जॉर्ब करने का यही मतलब है कि वो पावर को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल पावर एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो इसी चीज को हम लोग पैसिव साइन कन्वेंशन कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब करता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव पावर के रूप में दिखाते हैं, और अगर कोई एलिमेंट पावर को डिलीवर कर रहा है तो उसे हम लोग नेगेटिव पावर के फॉर्म में दिखाते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे ये दो डायग्राम्स देखिए। इस डायग्राम में अगर आप करंट के डायरेक्शन को ध्यान से देखें तो इस एलिमेंट के, हमें नहीं पता कि ये एलिमेंट क्या है तो इसे अभी हम लोग एलिमेंट X नाम देते हैं। तो इस एलिमेंट X में अगर आप देखेंगे तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अभी क्या हो रहा है? इस एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता है तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो पावर को एब्सॉर्ब कर रहा है, राइट। और इस पावर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इस पावर को कैलकुलेट करते हैं हम P = VI के फॉर्म से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जो पावर को दिखाने के लिए स्मॉल p का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मॉल p क्या इंडिकेट करता है? स्मॉल p पावर के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को इंडिकेट करता है। पावर के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ये इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो किसी भी इंस्टेंट पे पावर की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि अगर हम इस दूसरे डायग्राम में देखें तो यहाँ पे इस सेम एलिमेंट X से क्या हो रहा है? इस एलिमेंट X के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट है वो क्या कर रहा है? लीव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एक एलिमेंट है ये पावर को डिलीवर कर रहा होगा, या फिर जो पावर एब्जॉर्ब्ड है वो क्या है? नेगेटिव है। तो ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। अगर आप किसी एलिमेंट की पावर कैलकुलेट कर रहे हैं और वो नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो एलिमेंट पावर डिलीवर कर रहा है। इसीलिए पैसिव साइन कन्वेंशन में जब कोई एलिमेंट पावर डिलीवर कर रहा होता है तो उसे हम लोग, उसकी पावर को हम लोग नेगेटिव दिखाते हैं। P = यहाँ पे नेगेटिव VI के फॉर्म में इसे दिखाया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमें याद रखना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी एलिमेंट में जो करंट है जब वो पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा हो तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो नेगेटिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब वो जो एलिमेंट है वो पावर को क्या कर रहा होगा? वो पावर को डिलीवर कर रहा होगा, राइट। जब किसी एलिमेंट से जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा और इसकी जो पावर कैलकुलेशन होगी वो हमें पॉजिटिव पावर में मिलेगी। तो अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में, चलिए इनको मार्किंग कर देते हैं 1, 2 और 3, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम देखते हैं कि इसमें पावर एब्जॉर्ब हो रही है या डिलीवर हो रही है। तो आप देखेंगे कि इसमें करंट के डायरेक्शन को बहुत क्लियरली मार्क किया गया है। इसका जो, तो इसमें देखिए ये जो करंट है 4 एम्पेयर का, ये करंट इस एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा हो एलिमेंट के तो हम लोग क्या कहते हैं? जो पावर एब्जॉर्ब होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे पावर कैसे कैलकुलेट की जाएगी? सिंपल, आप वोल्टेज इंटू करंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। वोल्टेज है 10, करंट है 4, तो हमारी जो टोटल पावर आई यहाँ पे आई 40 वाट। और ये पावर एब्जॉर्ब्ड होगी या डिलीवर होगी? ऑब्वियसली ये जो पावर होगी एब्जॉर्ब्ड होगी। क्यों? क्योंकि जो हमने पावर कैलकुलेट करी है वो पॉजिटिव आई है। ओके, चलिए अब सेकंड केस पे पढ़ते हैं। सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में ये जो करंट है I = 2 एम्पेयर। ओके, केस में करंट
पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था पहले कि जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में जो पावर एब्जॉर्ब्ड होती है वो नेगेटिव होती है, मतलब वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट पावर को डिलीवर कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करते हैं। तो पावर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू माइनस वी आएगा। और माइनस क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, राइट। तो इसीलिए जो पावर एब्जॉर्ब कैलकुलेशन में आएगी वो नेगेटिव आएगी, इसलिए हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे लिया हुआ है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस का साइन, वोल्टेज की वैल्यू है 12 वोल्ट और करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर्स। तो हमारी जो पावर एब्जॉर्ब्ड आई वो कितने हैं, 24 वाट। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा सर्किट है वो सर्किट क्या कर रहा है, 24 वाट पावर डिलीवर कर रहा है, राइट। और नेगेटिव 24 वोल्ट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया नेगेटिव पावर एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है, ओके। अब जो थर्ड जो हमारा सर्किट है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सर्किट है। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सर्किट में पावर एब्जॉर्ब हो रही है या फिर डिलीवर हो रही है। आई होप आप सभी ने अपने आंसर्स मार्क कर लिए होंगे। तो और अगर आपने चीटिंग करके अपने वीडियो अभी तक पॉज नहीं करी है, मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इसका आंसर मार्क ज़रूर कीजिए, ओके। दोस्तों ये जो थर्ड केस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे अगर हम करंट की वैल्यू देखें तो करंट हमें -3 एम्पियर दिया गया है और करंट हमें दिखाया गया है कि करंट नेगेटिव टर्मिनल से एलिमेंट में एंटर हो रहा है। तो अगर करंट यहाँ से एंटर हो रहा है तो निकलेगा कहाँ से, ऑब्वियसली करंट निकलेगा यहाँ से, है ना। करंट अगर एक एंड से एंटर कर रहा है तो दूसरे एंड से निकलेगा भी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में जो करंट है जो कि -3 एम्पियर दिया गया है वो कहाँ से निकल रहा है, वो निकल रहा है प्लस टर्मिनल से। और हमने पावर कैलकुलेशन के लिए देखा था कि जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तो पावर कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, P इज इक्वल टू माइनस वी इंटू आई, P इज इक्वल टू माइनस वी आई। तो इसे देख के आपके मन में ये थॉट ज़रूर आ सकता है कि अगर करंट प्लस टर्मिनल से निकल रहा है तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस केस में जो हमारी पावर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, पावर डिलीवर हो रही है, राइट। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। यानी अगर आपने ऐसा मार्क किया है कि इस एलिमेंट से पावर डिलीवर हो रही है तो आपका आंसर गलत हो गया है। क्यों, तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो चलिए, माइनस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज की वैल्यू तो 5 वोल्ट है, राइट। और करंट की वैल्यू कितनी है, करंट आप देखिए कि करंट की वैल्यू -3 एम्पियर दी गई है, ओके। तो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारी जो पावर आई वो कितनी आई, 15 वाट। ध्यान दीजिएगा ये जो पावर आई है ये आई क्या है, ये पावर पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव पावर का मतलब क्या होगा कि आपका जो एलिमेंट है वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देना है जब आप पावर कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर आपकी एब्जॉर्ब पावर पॉजिटिव आ गई मतलब वो एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। पर आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो करंट की डायरेक्शन मार्क की गई है और करंट जो रिप्रेजेंट किया गया है, सारा खेल इसी का है। ये आपको ध्यान से देखना है। प्रीवियस केसेस में सब में करंट की जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव वैल्यू थी, जबकि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो नेगेटिव में मार्क की गई है। -3 एम्पेयर आपको करंट की वैल्यू दिखाई गई है और करंट की डायरेक्शन आपको इस तरह से दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग करंट की एक्चुअल डायरेक्शन देखें, यानी करंट का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या है, अगर हम लोग करंट की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो हमें जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरफ दिखानी पड़ेगी, करंट की डायरेक्शन हमें उल्टी दिखानी पड़ेगी। तो अगर हमें करंट की वैल्यू को पॉजिटिव लिखना है तो हमें ये जो करंट की डायरेक्शन दी गई है इसके अपोजिट रिप्रेजेंट करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस केस में देखें, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, करंट की वैल्यू पॉजिटिव 2 एम्पेयर दी गई है। तो अगर सेम क्वेश्चन में अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव दी गई होती तो करंट की डायरेक्शन भी क्या दी गई होती, करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट करके दिखानी पड़ती। करंट की वैल्यू को प्लस लिखना या माइनस लिखना हमारे हाथ में है, बस हमें ये करंट की जो डायरेक्शन मार्क की गई है, ये जो एरो मार्क किया गया है, इसका ध्यान रखना होता है। हमेशा इस एरो की डायरेक्शन को ध्यान से पढ़िए, करंट की वैल्यू को ध्यान से पढ़िए और सिंपल आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूलेज हैं जो कि हम लोग डीसी सर्किट्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक फार्मूला तो हम सभी पढ़ ही चुके हैं, वोल्टेज इनटू करंट, बहुत सिंपल फार्मूला है। दूसरा एक और जो फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो होता है I²R, यानी करंट का स्क्वायर इनटू में जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो, राइट। पावर को कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला है वो है V²/R। तो अलग अलग सर्किट्स पे अलग अलग ये फार्मूलेज यूज किए जाते हैं। दोस्तों एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें पावर के साथ साथ एनर्जी कंजम्पशन भी निकालना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि आपके पास एक 100 वाट का हीटर है और इस 100 वाट के हीटर को अगर आप 1 घंटे तक चलाएं तो आपको कितना बिल पे करना पड़ेगा। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपनी टोटल एनर्जी कंजप्शन निकालनी पड़ेगी।
बिकॉज हमारी जो बिलिंग होती है वो एनर्जी कंजम्पशन पे ही निकलती है। तो आप जितने ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन होगी और उतना ज़्यादा बिल आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा हमारी काम करने की कैपेसिटी। तो एनर्जी का सिंपल मतलब होता है एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू द वर्क, और इसे नापने की जो यूनिट है वो क्या है, जूल्स, जिसे हम लोग जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके अब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल डब्ल्यू इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर को डिनोट करने के लिए हम पी का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे ही एनर्जी को डिनोट करने के लिए हम लोग डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और इस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी सिंपल पावर इनटू टाइम, यानी जो आपका इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट कितनी देर तक चला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपको एनर्जी कंजप्शन मिल जाएगी। तो ये काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला होता है। पर और जैसा हम जानते हैं कि पावर की जो यूनिट है, पावर की यूनिट जूल होगी। पर दोस्तों कमर्शियली अगर हम बात करें तो कमर्शियली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग वॉट आवर या फिर किलोवाट आवर में नापते हैं, बिकॉज हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजप्शन है वो काफ़ी बड़े स्केल पे होती है। तो अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है किलोवाट आवर में, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, वॉट को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो टाइम है वो आवर्स में लिया गया है, जबकि जो पावर है वो वॉट में ली गई है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो कि हमें काफ़ी मदद करती है, राइट। एक वॉट आवर की अगर हम बात करें तो एक वॉट आवर का मतलब होता है 3600 जूल। तो कई बार कुछ एग्जाम्स में डायरेक्टली ये वैल्यू पूछ दी जाती है, तो इसे आप याद रख सकते हैं कि वन वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स। यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कई सारी इक्विपमेंट चलाते हैं, जिसमें मोटर एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला डिवाइस है। और यूजुअली आप मोटर्स की जो रेटिंग है वो किस में पाते हैं, मोटर्स की रेटिंग यूजुअली एचपी में दिखाई जाती है, राइट। तो एक एचपी का मतलब क्या होता है, अगर इसे हम लोग वॉट्स में कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रिकल पावर के टर्म्स में डिनोट करें, तो इसे हम लोग 746 वॉट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दो वैल्यूज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए, हमें याद रहनी चाहिए, काफ़ी मदद करती हैं हमारी। इसी पॉइंट पे एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी एनर्जी सिर्फ ट्रांसमिट की जा सकती है। तो हम एनर्जी को सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। राइट, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को किसमें ट्रांसमिट करते हैं, जब हम लोग जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, वो कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब हम लोग मोटर की बात करते हैं तो मोटर क्या करती है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यही बताता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसमिट की जा सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है। एनर्जी को हम ना ही जनरेट कर सकते हैं, ना ही इसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की जब हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा जो पावर डिलीवर्ड होगी वो किसके बराबर होगी, वो हमेशा पावर डिलीवर्ड का जो सम है वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा बराबर होगा पावर एब्जॉर्ब्ड के। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इस बैटरी से अगर मान लें कि कुछ करंट फ्लो हो रहा है और ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये बैटरी की वैल्यू है कुछ V वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो बैटरी है, ये बैटरी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर कर रही है इस सर्किट में, राइट, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो रही है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट के फॉर्म में, राइट। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या होगा कि बैटरी के द्वारा जो डिलीवर्ड पावर है वो बराबर किसके होगी,
रेजिस्टेंस में एब्जॉर्ब पावर के, रेजिस्टेंस जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये जो दोनों पावर होगी वो बराबर होगी। किसकी वजह से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक। तो ये चीज़ हमें यहाँ से याद रखनी है। ओके, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू लाइट अ 60 वॉट बल्ब कंटिन्यूसली फॉर 1 ईयर। यानी अगर एक 60 वॉट का बल्ब है जिसे हम लोग लगातार 1 साल के लिए चलाएं तो कितनी पावर कंज्यूम होगी। ओके, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, देखते हैं कैसे। तो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया पावर कंजप्शन का फॉर्मूला। अगर हमें पावर किलोवाट आवर में कन्वर्ट कैलकुलेट करनी है तो हमें वॉट को टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है, टाइम आवर्स में होना चाहिए और इसे हमें 1000 से डिवाइड करना होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड, और अगर हमें किलोवाट आवर में एनर्जी कंज्यूम निकालनी है तो हमें सिंपल पावर को मल्टीप्लाई करना है टाइम से और डिवाइड कर देना है 1000 से। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि पावर कितनी दी गई है। पावर आपको 60 वॉट दी गई है। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए टाइम से। टाइम कितना है? टाइम है आपका 1 ईयर। ओके, 1 ईयर। अब 1 ईयर में, ये तो ईयर में हमें टाइम दिया गया है, तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? टाइम हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ईयर को सबसे पहले हम लोग डेज में कन्वर्ट करेंगे और डेज को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर्स में। तो एक साल में 365 दिन और 365 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। तो यहाँ पे हमारा टाइम है आवर में कन्वर्ट हो गया है और इस पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए 1000 से, राइट। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना आएगा। तो 6 से 0 गया। ओके, और अब इसके बाद कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व करते हैं ऐसे। तो मैं अपना कैलकुलेटर निकालता हूँ, जब तक आप अपना कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व कीजिए और देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। ऑलराइट, तो मैंने कैलकुलेट किया और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 525.6 किलोवाट आवर। मतलब बहुत सारी एनर्जी है, राइट। तो अगर एक 60 वाट का बल्ब कंटिन्यूसली 1 साल के लिए चलेगा तो लगभग 525.6 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा। दोस्तों, अब आपके लिए एक छोटी सी होमवर्क एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे चलिए जो एक्स्ट्रा इंक है इसे मिटा देते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। तो ये आपको कैलकुलेट करना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट कॉस्ट 9 रुपए है, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और इस 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो 9 रुपीज़ अगर हम एज्यूम करें तो आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए जो लोड्स हैं वो कितनी टोटल एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक 1200 वाट का टोस्टर है जो कि आधे घंटे चलता है। देन हमारे पास 50 वाट के बल्ब हैं जो कि 4 घंटे चलते हैं। और हमारे पास एक 400 वाट की वॉशिंग मशीन है जो 45 मिनट्स चलती है। और हमारे पास एक ड्रायर है जो कि 4800 वाट का है जो कि 20 मिनट तक के लिए चलता है। तो ये हमारे पास अलग अलग लोड्स हैं। हमें ये बताना है कि सारे मिलकर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, राइट। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क एक्सरसाइज है। आप सभी अपने आंसर्स कमेंट करके मुझे बताइए। ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे जो टाइमिंग्स मिनट्स में दी गई है तो इनको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो यूनिट दी गई है वो किलोवाट आवर में दी गई है। तो 30 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपके पास 0.5 आवर हो जाएगा। ऐसे ही 45 मिनट को आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ही सभी जो यूनिट्स मिनट्स में दी गई है उन्हें आवर्स में कन्वर्ट कीजिए और आप इससे आसानी से किलोवाट आवर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये लेसन था जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।